हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड चैप्टर कर रहे हैं। उसके अंदर हमने अभी तक ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या था ये समझा था, और उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था और ग्रेविटेशनल फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होता था। वेरियस ऑब्जेक्ट के लिए हमने देखा था, मतलब 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए देखा था, और कोई इंटीग्रेटेड बॉडी है या एक्सटेंडेड बॉडी है उसके लिए उसके शेप के चलते क्या होता था। फॉर एग्जांपल रिंग का क्या था, उसके एक्सियल पॉइंट पे सेंटर पर। रॉड के लिए देखा था, स्फीयर के लिए देखा था, ये सब हमने समझा था। और आज के लेक्चर में हम उसी का कॉन्सेप्ट जो समझाए थे उसका कुछ क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 2 ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, और दूसरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ये 2 कॉन्सेप्ट को आज देखेंगे। पहले 3-4-5 क्वेश्चन करने के बाद फिर इसमें आ जाएंगे। आ जाइए, तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट ऑफ द 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम ऑन द प्लैनेट इफ इट इज द सेकेंड पेंडुलम ऑन द अर्थ, टेक द मीन डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट इक्वल टू द दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसमें क्या बोला है बच्चों कि एक पेंडुलम है जो अर्थ पर है और सेकेंड पेंडुलम है। सेकेंड पेंडुलम का मतलब जिसका टाइम पीरियड हमारा 2 सेकेंड होता है, इस तरह का, और इसका जो वैल्यू होता है कुछ 2 पाई L ओवर G, इस तरह का होता है। ये ऐसा कर रहा है कि कोई पेंडुलम है, उसका लेंथ L है और उसका मास M है, तो स्विंग करेगा ना इस तरह का, तो इसमें एक ऑसिलेशन में उसको 2 सेकंड का लगता है। लेकिन कह रहा है यहाँ नहीं, हमारे प्लेनेट मतलब हमारे अर्थ से 4 गुना उसका है और डेंसिटी एक जैसा है। तो जो उसमें की वर्ड है डेंसिटी है। तो ठीक है, अर्थ पे तो हमारा जैसा कि जानते हैं G इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने देखा था, G मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है। लेकिन जो प्लेनेट है उसका G का वैल्यू क्या होगा, G डैश इक्वल टू G मास पता नहीं हमें, और रेडियस के बारे में ज़रूर वो बोला है कि हमसे 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ देयर डायमीटर। तो डायमीटर अगर 4 टाइम्स है तो उसके बाद उसका रेडियस भी क्या होगा, 4 टाइम्स ही होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ RE का स्क्वायर। इसके बारे में तो पता है, मास के बारे में पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसके लिए एक लाइन बोला है मीन डेंसिटी इक्वल है, डेंसिटी उसका इक्वल है। तो डेंसिटी इक्वल है तो उससे क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, यही ना। तो हमें तो यही तो चाहिए था, मास चाहिए था। तो मास इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसा। तो जब इसको यहाँ पर लगाएं G रो और मास वॉल्यूम की जगह पर 4/3 पाई, अर्थ के मुकाबले वो कितने टाइम्स से होगा, 4 टाइम्स। तो 4RE का क्यूब अपॉन 16RE का स्क्वायर, ऐसा। तो जब इसको आप सेटल करेंगे तो यहाँ पर 64 होगा, है ना बच्चों। 4 का क्यूब 64 और यहाँ पर 16 है, तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। वहाँ पर R क्यूब है, यहाँ पर RE स्क्वायर है, तो एक RE बचेगा। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आएगा, 4/3 तो पहले भी था अब भी है, मतलब कि अब यहाँ से एक 4 बचने के बाद तो टोटल हो जाएगा 16 पाई/3 G रो RE, ऐसा, है ना। तो अब इधर देखिए इसमें क्या हलचल है, G इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ के जगह पर आप भी वही काम कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी के टर्म में इसको दोनों को इक्वल बोला है। तो डेंसिटी इक्वल टू मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसके जगह पर आ जाएगा 4/3, इसको सजा के लिख लें 4/3 पाई R क्यूब, तो पाई और यहाँ R हो जाएगा। तो आप इससे देखेंगे कि जो G ये वाला वैल्यू है इसमें, और इसमें जो G डैश का वैल्यू है एग्जैक्टली उसके कुछ टाइम्स है क्या, पाई G सिग्मा रो RE/3, और वहाँ पर 4 है, तो यहाँ नहीं कि G डैश का वैल्यू हम 4 ले सकते हैं। इसको हटा लेता हूँ बच्चों, लिखने के लिए थोड़ा स्पेस, ऐसा। तो G डैश इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं कि 4G, बस हमारा काम बन जाएगा। जो टाइम पीरियड चाहिए था उनको हम निकाल सकते हैं। अब लेंथ तो कम ज़्यादा होगा नहीं, जितना है उतना है, अभी यहाँ भी है,
तो उस प्लेनेट पे लेके कट जाए जहाँ पर लग रहा है, तो वहाँ से आप देखेंगे टी डैश ओवर टी इक्वल टू 2 पाई और एल, वो तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जी डैश ओवर जी ऐसा। तो उसमें जी डैश का वैल्यू, अच्छा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, नहीं यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो उसमें क्या होगा कि जी ओवर जी डैश, ये आप करके देखिएगा। टी डैश मतलब टी इक्वल टू 2 पाई/L/G है, तो मैं अगर यहाँ से टी डैश इक्वल टू लिखूँ तो क्या होगा 2 पाई/L ओवर जी डैश, यही होगा। इन दोनों का रेशियो लीजिए टी डैश बाई टी, तो G/4 जी डैश, तो यहाँ पर G के जगह पे जी डैश के जगह पे 4G कर लीजिए, तो G से G कैंसिल हो गया और यहाँ से इसका वैल्यू 1/2 आ गया। तो टी डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा T/2, तो वहाँ पे 2 सेकेंड था, तो वहाँ 2 सेकेंड से बाई 1 कर दें, मतलब 2/2 करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर 1 सेकेंड आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल था कि उसका मतलब कि अर्थ पर उसका सेकेंड पेंडुलम बोल रखा था, तो उसका 2 सेकेंड था, और वहाँ पर उसका बोला कि 4 टाइम्स उसका रेडियस हो जा रहा है, डायमीटर है तो रेडियस हो जा रहा है, तो हमें जी के बारे में देखना था, और वहाँ पर क्लू एक दे रखा था कि डेंसिटी उसका इक्वल होगा, तो उस डेंसिटी के हेल्प से उसके टर्म में लेकर इसको लिख कर लेकर आए। तो आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, पॉज कर लीजिएगा बच्चों जैसा आप करते हैं अक्सर। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी ऑफ मास m इज डिक्रीज बाई 1%। मास नहीं बच्चों, वेट, ध्यान रखिएगा। व्हेन इट इज द रेज टू द हाइट h above the earth surface, if the body is taken to the depth h in the mine, then the what percentage its weight will be the increase and increase or decrease। तो मैंने आपको जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में बताया था, तो आपको एक बहुत अच्छे से बताया था कि अगर आप सपोज किसी h हाइट से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो जी डैश का वैल्यू कैसे वैरी करता है, वो डिक्रीज होता है, और जी डैश का वैल्यू कुछ मतलब कि आपका अर्थ का सरफेस है और h हाइट ऊपर अगर जाते थे, तो सरफेस पे g है, तो g टाइम्स 1 माइनस 2h/r, और h पर क्या कंडीशन होना चाहिए था, h इज़ द मच लेस देन द रेडियस ऑफ r, तभी ये कंडीशन होल्ड करता था। और सेम काम अगर आप h डेप्थ नीचे की तरफ जाते थे, तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं था, तो इसका g डैश का वैल्यू होता था 1 माइनस h/r, ऐसा। ये दो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, उसी के बेस्ड पर ये दो ऊपर एक क्वेश्चन उसी पर है। जी डैश का वैल्यू जी 1 माइनस 2h/r। तो अभी जो वेट 1% बोलता है, उसका मतलब आपको समझा देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, जी डैश ओवर जी इक्वल टू 1 माइनस 2h/r, बिल्कुल कहा जा सकता है। 2h/r इक्वल टू 1 माइनस जी डैश ओवर जी, तो 2h/r जी माइनस जी डैश ओवर जी। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा काम बनते हुए दिखाई देगा। देखो, जो जी में जो चेंजेस आएगा, जो जी में चेंज होगा वही इसके वेट में चेंज होगा, क्योंकि वो कैसे नहीं मानता मैं, आप आर्ग्यू कर सकते हैं, बिल्कुल भी सही है। तो मास अगर टाइम्स अगर दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो mg माइनस mg डैश ओवर mg, अब तो मानेंगे g अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो mg माइनस mg डैश अपॉन mg, तो ये वेट में क्या हुआ, चेंज हो रहा है, और उसमें कितने से चेंज हो रहा है, तो mg पहले था, अब कितना उसका चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई विथ 100। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो g में जो चेंजेस होगा वही आपके वेट में चेंज होगा। तो इसका रेडीमेड वैल्यू कितना दे रखा है, 1%, मतलब 2h/r का, और हमें चाहिए क्या, वो बोला है कि h डेप्थ अगर नीचे जाता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों जगह वो h बोल दिया है, तो इसीलिए इसको केस 2 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर इसको केस 1 कर देता हूँ मैं, ऐसा। तो हमें चाहिए बेसिकली 2h/r, मतलब उसके g में कितना होगा,
या जी नॉट टाइप का कह लीजिए, तो जी नॉट माइनस जी ओवर जी, वही काम होगा। जी डैश बाई जी इधर आएगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जी नॉट बाई जी इस -1 कर लेंगे और एच बाई आर, ये बस अलजबरा है केवल, इसको इधर भेजा उसको जी डैश बाई जी -1, तो यहाँ पर चलो एक प्लस करके माइनस कर देते हैं, बल्कि आएगा ऐसा ही एच बाई आर का ही वैल्यू। तो इसमें इसका 100% है, तो यहाँ से इसका 100 होगा, ठीक है। तो उसमें एच बाई ये 2h/r का वैल्यू, इसका कितना वैल्यू दे रखा है 1%। अगर इस 2 को ओमिट कर दें तो यहाँ से कितना मिलेगा इसमें, अगर h/r के लिए करेंगे तो इस होल थिंग बाई 2 आ जाएगा। हमें इसी में चेंज चाहिए ना कि h के लिए आया तो कितना आया। तो जब इसका वैल्यू अगर रखेंगे रेडीमेड वैल्यू, तो वहाँ से आपका मिल जाएगा 1/2%, क्योंकि अभी यहाँ से इसका रेडीमेड वैल्यू कितना है 1% है पूरे का। तो 100 इंटू h/r अपॉन इसको बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका 1/2, तो इसी का हमें चाहिए था। तो इस समय इसका जो वैल्यू आएगा 0.5% आएगा। 0.5% का मतलब 0.005 या 0.5%। तो अगर टाइम्स में देखेंगे बाई 100 अब कर लेंगे तो उसका जी का वैल्यू आएगा। तो मैंने आपको जब ये बता रहा था वेरिएशन उसमें, तो आपको दिखाया था d इक्वल टू 2h, मतलब कि जितना आप 2h अगर ऊपर जाते हैं तो उसके नीचे क्या उसमें रहते हैं। तो अगर h में अगर 1% है तो h नीचे आने में 0.5% होता है। तो आप पीछे का भी लेक्चर जाकर अगर आप देखे होंगे, या जो बच्चे नहीं देखे होंगे तो जाकर पीछे का लेक्चर देखिएगा, तो ये चीज़ आपको डिटेल में और समझाया गया है। तो खैर यहाँ से इनका वैल्यू जो निकल कर आ रहा है 0.5%। तो इसको चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि टनल इज अ डग along the chord of earth at perpendicular to the distance re from the earth center, ठीक है। the wall of the tunnel is may be the assumed to be frictionless. Find the force exerted by the wall on the portion of the mass m when it is the distance x from the center of the tunnel, ठीक है। तो अभी क्या कर लेते हैं बच्चों कि एक अपना अर्थ बना लेते हैं। अर्थ एक ऐसा बना लिया और उसके बाद एक टनल दे देते हैं, इसको ऐसे जा रहा है और यहाँ से सेंटर से कुछ आरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब क्या कर रहा है कि एक्स डिस्टेंस यहाँ पर आपको बताना है कि फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना। तो उसके वॉल से इस तरह का, तो अगर उसका मास कुछ m वगैरह दे रखा है, हाँ m दे रखा है, तो हमारा चैलेंजिंग ये होगा कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। वंस वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फील्ड वी विल एबल टू नो दैट कि F इज इक्वल टू m इंटू जी, तो फोर्स भी आ जाएगा। और एक बार फोर्स आ गया तो मतलब कि इसका टूवर्ड द सेंटर ही होगा ऐसे थीटा, और यहाँ से थीटा वहाँ नहीं, मतलब कि m इंटू जी इधर की तरफ लग रहा होगा और थीटा ऐसे, है ना। और जो नॉर्मल फोर्स मतलब चाहिए, तो नॉर्मल फोर्स तो ठीक परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा होगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा, ये देखिए आसानी से मिल जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स जो हमसे फोर्स एग्जर्टेड कर रहा हो कितना जाएगा बच्चों, एम जी कॉस थीटा। शर्त बस ये है कि इस पॉइंट पे हमें निकालना है जी का वैल्यू, ये पॉइंट पी जो दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें आपको बहुत चीज़ अब तक क्लियर भी हो गया होगा कि यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कुछ x है और ये आर ई है, तो ये वाला डिस्टेंस तो अब दूर रहा नहीं, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा re/2, सॉरी अगर पहले से इसमें देखेंगे तो ये re/2 है, ना कि आर ई था मैंने, क्योंकि आर तो रेडियस पूरा होगा तो उसमें क्वेश्चन में मेंशन है ना re/2 है। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा आपका कुछ x² प्लस re² बाई 4,
इस तरह का। ठीक, तो अब काम पे लग जाते हैं कि वहाँ पर पॉइंट पी पर जब हमें निकालना था तो आपको एक एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो वेरिएशन होता था, एक ग्राफ याद है ऐसा। तो यहाँ पर आप देखते थे इनसाइड जो होता था कि जो ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता था, और यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये कब के लिए होता था? जब आर इक्वल टू कैपिटल आर तक ना हो जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। और जो उसका मैग्नीट्यूड होता था जी का, जी इक्वल टू GM/r अपॉन RQ, ऐसा जी का ही वैल्यू होता था। तो यहाँ पर भी हमें जी का वैल्यू निकालने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। वंस वी नो दैट दिस डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ द अर्थ इज ऑलरेडी वी नो दैट RE in the term of RE, it will be goes out, or although it's saying in the question itself is the earth radius is the perpendicular distance is RE and from the center. So it means that ki RE is the radius of the earth. So we can take over here ki their mass is capital M. मास ऑफ द अर्थ इज कैपिटल M। तो चलिए, तो इस पॉइंट पर अगर हमें यहाँ से इसका डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस हमें पता है। तो जी डैश का वैल्यू, ऑफ कोर्स जी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? या जी ही चाहिए, तो GM/RE और यहाँ से Q, और इसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना लाया था? x² + RE²/4, ऐसा ये जी का वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पर इसका वैल्यू रखते हैं, नॉर्मल फोर्स जो पूछा था कितना फोर्स वॉल उसका एग्जर्ट कर रहा था, तो M जी के जगह पे कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन REQ इनटू, अब कॉस थीटा का वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा? दिस बेस अपॉन पर ए हाइपोटेन्यूस। अगर ये थीटा हमारा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू RE/2। अच्छा, उसमें साथ इनका रूट भी तो है ना, अभी इन रूट को पहले लिख लिया जाए, x² + RE²/4। ठीक, ये तो हमारा जी का वैल्यू हो गया था। अब कॉस थीटा का जब वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू तो साफ साफ दिख रहा होगा ना, दिस RE/2। यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि आप लोग विजुलाइज कर सकें, x² + RE²/4। तो यहाँ पर रखेंगे RE/2 अपॉन दिस होल थिंग अगेन। तो ये कैंसिल हो गया और एक RE यहाँ से ऐसा निकल जाएगा। तो जो नॉर्मल फोर्स नेट आएगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, N का जो वैल्यू आएगा, G मास ऑफ अर्थ M RE²/2, यही ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो RE से RE कैंसिल हुआ, 2 हुआ, तो GMM/2 RE² वहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो ये बात समझ में आया? अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि इनसाइड द अर्थ वहाँ पर अगर r डिस्टेंस अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता था, तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसा होता था, और आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो इसको लिख डालिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहा कि फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस एट विच द वेट ऑफ द बॉडी इज बिकम द हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ। तो एक अर्थ है हमारा, कह रहा है कि उसमें जी का वैल्यू या किस हाइट पर होना चाहिए फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। फाइंड द हाइट ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए कि ये हमारा रेडियस RE होता ही था, और h हाइट यहाँ से ले लेते हैं। तो जहाँ पर G डैश का जो वैल्यू है G/2 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये कंसिडरेबली G में चेंज हो रहा है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते थे। जो फॉर्मूला लगाए थे या पीछे भी जो देखे थे, G डैश इक्वल टू G1 - 2h/r, तो ये इसके लिए तो एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि h का वैल्यू मच RE रहता था। तो नियर टू अर्थ सरफेस मतलब जहाँ G का वैल्यू ऑलमोस्ट 1%, 0.5%, 2% तक चेंज होगा तो चलेगा, या 5% तक चेंज होगा तो चलेगा।
लेकिन अब g से g/2 हो गया तो डिस्टेंस भी बहुत कंसिडरेबल होगा। तो आइए पता करते हैं कि कितना डिस्टेंस होगा। तो जो g का वैल्यू होता है नॉर्मल g मास ऑफ अर्थ उसके सरफेस पे, यहाँ सरफेस लिख देता हूँ, तो यहाँ पर RE का स्क्वायर होगा और g डैश इस केस में मास ऑफ अर्थ ओवर RE प्लस h का होल स्क्वायर होगा क्या। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे g डैश ओवर g का, तो इसका वैल्यू देखिए कितना निकल कर आ जा रहा है। तो GME कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से RE ओवर REH का स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर होगा और इसमें g डैश का वैल्यू कितना दे रखा है g/2। तो इन दोनों का रेशियो g/g करेंगे, g डैश के जगह पे g/2 ओवर g करेंगे तो g से g कैंसिल हो गया तो इसका वैल्यू 1/2 हुआ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि RE अपॉन RE प्लस h, इसका वैल्यू अगर स्क्वायर रूट लें तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/√2। तो h का वैल्यू अब ज़्यादा दूर तो है नहीं, यहाँ से इसको सॉल्व करिए और आंसर घर ले जाइए। करें √2 टाइम्स ऑफ RE, यहाँ से √2 टाइम्स ऑफ RE और इसको इधर लिख लीजिए RE प्लस h का वैल्यू आपको मिल जाएगा RE कॉमन लेंगे तो √2 माइनस 1। ऐसा, तो उसमें आप देखेंगे कि √2 माइनस 1 मतलब कि कुछ 0.414, आधा अगर तो नहीं जा रहा है, आधे पे कम होगा तब उसका g का वैल्यू उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, लीनियरली नहीं वैरी कर रहा है, 0.414 किलोमीटर टाइम्स ऑफ RE जाएगा तो उसमें होगा। तो ये बात समझ में आया होगा बच्चों, अगर आया तो इसको फटाफट नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या करें कि बॉडी इज सस्पेंडेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस इन अ शिप सेलिंग अलोंग द इक्वेटर विद द स्पीड ऑफ v, so that the scale reading will be the very close to W naught 1 plus minus 2 omega into v by g, where omega is the angular speed of the earth, omega naught is the scale reading when the ship is the at rest. Explain also the significance of the plus minus sign. इस plus minus sign का क्या मतलब है। तो बच्चों आपको बताया था कि जब हमारा अर्थ है अगर ये रोटेट करता है यहाँ से, तो इसके चलते हमारा जो मास होता है, जो एक्चुअल हम जो वेट यहाँ पर लेकर आते हैं W नॉट, वो क्या होता है mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। ऐसा W नॉट जो रीडिंग होगा जब शिप अगर नहीं मूव कर रहा होगा उस समय का उसका वेट कितना होगा mg। एक्चुअल में तो g कुछ और लगता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में आपको बताया था कि इक्वेटर पे जब रहता है तो क्या होता है। तो जब शिप रुका नहीं हो, मतलब शिप जब रुका होगा तो उस समय जब वेट उसका रीडिंग आएगा वो कितना आएगा, ओमेगा वो mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर माइनस r, यही होगा। अब मान लीजिए कि शिप अगर चलने लगे तो और m ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब कि ये आपका ऐसा भी होगा ओमेगा v स्क्वायर ओवर r का भी काम कर रहा होगा। तो W डैश या जो हमें जो शो करना है W इक्वल टू तो mg माइनस m या आप अपॉन r कर लीजिए। तो v वेलोसिटी से वो चल रहा होगा तो उसमें क्या होगा कि v प्लस माइनस ओमेगा r। अब ये देखिए ऐसे ओमेगा r प्लस v होगा या उसमें आप जैसा भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसका स्क्वायर, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर होता है तो v हमारा कैसा होगा, बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों कि जो शिप है ना ये ऐसे जा रहा होगा। तो अगर उसी के साथ साथ जैसे अर्थ, अगर हमें तो पता नहीं है कैसे मूव कर रहा है, मान लीजिए मैंने इधर दिखाया है, तो अगर शिप उधर ऐसे मूव कर रहा है और उसके अपोजिट में जा रहा है तो उनका रिलेटिव वेलोसिटी दोनों में ऐड हो जाएगा v प्लस ओमेगा आर।
अगर उसी के साथ साथ अगर जाएगा तो v माइनस ओमेगा आर, यही होगा ना। हमने इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी देख रखा था इस तरह का बात है। तो हमें बेसिकली ओमेगा डैश उसी के टर्म में निकालना है। तो ये बात समझ में आया। और प्लस माइनस का सिग्निफिकेंट वही जो क्वेश्चन में पूछा था क्या है, या तो इक्वेटर मतलब कि अर्थ के अलॉन्ग मूव कर रहा है तब है उसका निगेटिव साइन, और जब उसके अपोजिट में जा रहा है तब उसका साइन है पॉजिटिव। whenever you expand this thing whole, then you will get that mg m by r को तो ऐसे ही रख लीजिए, तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस माइनस 2 v ओमेगा आर, ऐसा होगा ना बच्चों। अगर एक्सपेंड करेंगे, सिंपल एल्जेब्रा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पॉजिटिव होगा निगेटिव, फर्स्ट टू टर्म विल बी निगेटिव and that plus minus according to their sign. If the positive is there, so 2 means plus will be there. If negative is there, so minus 2 term, minus 2 ab वाला टर्म वहाँ पर रहेगा। तो अब इसको अगर आप करते हैं mg माइनस इसको लेट्स मल्टीप्लाई द mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर ओवर आर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर प्लस माइनस 2v ओमेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें जब आप इसमें देखेंगे तो mg माइनस यहाँ का m गायब हो गया, क्या m होगा और एक m यहाँ भी होगा, m सब जगह मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से m ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाला टर्म को इधर ले लिया, और यहाँ से mv स्क्वायर आर प्लस माइनस 2v ओमेगा m, ऐसा होगा क्या। तो और यहाँ पर माइनस ऑल दो है साथ में। तो इसका वैल्यू क्या होता था, इसका वैल्यू ही तो लिखे थे ना ओमेगा नॉट, तो इसको लिख लिया जाए w इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस, वहाँ पर या माइनस m को बाहर ही ले लीजिए, v स्क्वायर ओवर आर माइनस प्लस माइनस इज 2v ओमेगा। बेसिकली हमें लाना क्या है, ओमेगा नॉट 1 प्लस माइनस 2। तो ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि जो m का जो वैल्यू होगा, अब m का वैल्यू जब यहाँ से पुट करेंगे, m इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस g ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यही होगा। तो क्यों ना यहाँ पर पुट कर दिया जाए, तो ओमेगा नॉट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और यहाँ से वी स्क्वायर आर प्लस माइनस 2v ओमेगा। तब यहाँ से w नॉट कॉमन लेंगे आप, ठीक है। अब इसमें देखिए कि g और ओमेगा आर का वैल्यू, तो g का वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगा, ओमेगा आर काफ़ी निग्लेक्जिबल होगा, तो आप इसको वहाँ से हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो 1 और माइनस, क्योंकि ओमेगा नॉट तो गायब हो गया, इसको पहले ही उसको वेव ऑफ कर दिए हैं वहाँ से। और ये जो वैल्यू होगा वी स्क्वायर बाई आर, जो स्पीड का सोचिए कि उसके मुकाबले रेडियस तो बहुत ज़्यादा होगा। अब शिप कितना भी चलेगा, 36 किलोमीटर पर 6400 किलोमीटर है, तो बहुत ह्यूज वैल्यू है। तो इसको भी चाहें तो यहाँ से आप हटा सकते हैं, तो मिलेगा क्या आपको 1, तो कॉमन लेने के बाद प्लस माइनस 2v ओमेगा ओवर g, ऐसा। तो मतलब g माइनस ओमेगा आर और g वो दोनों वैल्यू सेम होगा, तो इसमें w का जो वैल्यू, वेट का जो वैल्यू होगा कुछ इस तरह का आएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में रहता है वो तो नहीं जाएगा v ओमेगा, तो इसलिए ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चों इसका इक्वेटर के लिए, उसका एक वेरिएशन के लिए क्वेश्चंस जो था, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये तो हमारा बातचीत हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड के जो स्ट्रेंथ था या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, उसके जो कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, और फिर उसके बाद और भी हम लोग एस.सी. वर्मा के बुक से देखेंगे, तब देखेंगे। तो ये आपके कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर करने के लिए अब जाकर आप वैसा क्वेश्चन जाकर उधर ट्राई कर सकते हैं। अब उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
तो पहले भी देखे थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम में तो आपने देखा ही था ना, mgh। अब हम उस g को समझेंगे कि g के चलते ये सब बातें कैसे हो रहा है। मतलब g के चलते तो gm/r² आपने देखा, बट इन द टर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टर्म ऑफ द देयर मासेस। मतलब अब यहाँ पर हम ये समझेंगे कि भाई जैसे हम लोग क्या बोलते थे कि अर्थ हमारा है और अर्थ से आप जितने ऊपर नीचे जाओगे एच हाइट पर तो उसका आपका mgh होगा। लेकिन g अगर देखा जाए तो क्या है, g टाइम्स ऑफ मतलब स्मॉल g का वैल्यू gm/r²। तो वो अर्थ के मास पे जरूर डिपेंड कर रहा है ना। और ऐसा तो हम जब अभी ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो खाली अर्थ के विथ रिस्पेक्ट टू में क्यों पढ़ें, हम किसी भी प्लेनेट के विथ रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए तो यहाँ पर क्या है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पर आप देखेंगे दो तरीके से होगा। एक उसका एनर्जी तो मतलब इंट्रैक्शन विद द अदर ऑब्जेक्ट, कि अगर उससे हो रहा होगा तो क्या होगा, 2 पॉइंट मास का अगर सिस्टम में है, मतलब एक अभी देखते थे ना mgh जो बोलते थे कि अर्थ और उसके विथ रिस्पेक्ट टू में अब जहाँ पर वो ऑब्जेक्ट जा रहा था mgh, तो एक तो वो हुआ। दूसरा तरीका कि सेल्फ एनर्जी कितना है, मतलब कि अगर मान लीजिए कि सेल्फ एनर्जी का मतलब आप उसको ऐसे इमेजिन कर लीजिए, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस पर पोटेंशियल एनर्जी है, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी हम क्या जानते थे, बाई वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन, एनर्जी पॉसेस्ड बाई वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पेन है, अब इस पेन के पास तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है ना। क्यों ऐसा पर हमें कहना पड़ रहा है कि वेन एवर यू विल अप्लाई अ हार्ड फोर्स देन आफ्टर दैट इट विल बी एबल टू ब्रेक। सो वी अप्लाई द फोर्स, तो हम कुछ तो काम कर रहे हैं ना, फोर्स जब लगा रहे हैं तो हमें काम करना पड़ रहा है और उसके बाद उसमें उसको ब्रेक डाउन हो रहा है। तो वो जो एनर्जी प्रोसेस था जो हमने वर्क किया तो उसके पास ऑलरेडी था। तो दो तरह के एनर्जी होंगे बच्चों, एक तो आपका जो पॉइंट मास के चलते जो उसमें एनर्जी कंजर्व होगा, एक तो वो होगा, और दूसरा कि जो उसका सेल्फ एनर्जी क्या होगा। सेल्फ अगर कोई मास है तो उसके पास मतलब उसके पास मास है तो उसके पास सेल्फ एनर्जी क्या होगा। और इसका मतलब मैं बारीकी से समझाऊंगा कि हुआ क्या। जैसे कि फिर इसी पेन के एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आया होगा, आप सोच कर देखिए। तो ये पहले प्लास्टिक का जो ऑब्जेक्ट है इसको पहले मेल्ट किया गया होगा, हीट हूट देकर, कोई भी और प्लास्टिक होगा उसको मेल्ट किया होगा, और फिर इसको जो भी इसका ढांचा होगा या जो उसका रिकास्ट किया होगा पर्टिकुलर उसमें डालकर उसको पिघला कर डाला होगा, फिर कूल डाउन हुआ होगा, तो जो एनर्जी बच गया इसके पास, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी ऐसे आया। वैसे ही क्या है कि मान लीजिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट है और उसको हम r डिस्टेंस पर लेकर आते हैं और वो दो ऑब्जेक्ट पहले बहुत दूर होंगे, मतलब कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, तो उस पर कोई फोर्स एक दूसरे पे एग्जर्ट नहीं कर रहा होगा। तो उस समय फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा होगा तो उनका कोई मतलब कि हम भाई अभी आपने देखा होगा जब मैं अपने डेफिनेशन में बोल रहा था बाई वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन, इसको तोड़ने में जो फोर्स लगा, तो हम फोर्स लगाएंगे तब तो कुछ वर्क होगा, जब फोर्स ही नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। और वैसे भी हम W=F.dx जानते हैं, अगर फोर्स आपके पास नहीं है तो वर्क तो आप भूल ही जाइए। तो हमें उस को अगर कैलकुलेट करना हो तो मैं उसको ऐसा ही एज्यूम कर सकते हैं कि अगर भाई दो अगर ऑब्जेक्ट है, एक है M1 और दूसरा है M2, तो इसको अगर M1 M2 अगर बहुत फार अपार्ट है, बहुत दूर है, तो उनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो फोर्स लगने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि F=G(m1m2/r²), इन्फिनिटी है तो उसका मतलब शून्य हो गया, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, r डिस्टेंस पर जब आए या कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस d पर आए तब तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तब क्या होगा, तो आइए इन सब बातों को समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का प्लस माइनस का साइन क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, देखिए तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के होंगे बच्चों, एक तो आपका इंटरैक्शन एनर्जी, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब
मतलब एक दूसरे को जब इंटरेक्ट कर रहा है, इवन हमारा अर्थ भी उसी में आ गया। अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट कर रहा होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जो हमने बचपन के दिनों में पढ़ कर आए हैं, mgh, दैट थिंग वाला। और सेकंड सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी तो एक एक करके देखेंगे। पहले इसको इंटरेक्शन एनर्जी पहले देखेंगे इसके बारे में। तो इसमें समझिएगा कि इसके पॉजिटिव निगेटिव का मतलब क्या है। पहले इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर होगा, क्योंकि जब यहाँ पर आप क्लियर रहेंगे, ये बच्चों ये फोटोकॉपी ठीक इलेक्ट्रोस्टैट्स में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर जितना हो सके ज्ञान लेकर चलिएगा, मैक्सिमम होगा। जो बचा उचा होगा उधर तो हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ से अगर कर लेंगे तो एग्जैक्ट आपको फोटोकॉपी होगा और स्मूथली आपको वहाँ से इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला निकल जाएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा था आपको, बहुत पहले वर्क एनर्जी थ्योरम में ऐसा बताया था कि मान लीजिए कोई सिस्टम है और उसमें अगर आप वर्क अगर वो करता है कोई सिस्टम, तो उसके एनर्जी क्या होगा, कम होगा ओवरऑल। अगर हम वर्क करें तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से नहीं लग रहा, अगर कोई हम पे वर्क करता है तो उस सिस्टम में क्या होगा, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। जैसे कि मान लीजिए पेन है, अभी जैसे इस पॉइंट पर है, तो अभी इसका एनर्जी जितने भी हाइट से होगा mgh से, तो मैं इसको उठाया धीरे धीरे करके कुछ इस 2 मीटर या 3 मीटर के हाइट पर ला दिया। अब पूछे जाए एनर्जी कितना है, तो मान लीजिए पहले 10 जूल था, तो 2 जूल तो जरूर बढ़ गया होगा, 12 जूल। तो हमने जब इसको फोर्स लगाकर ऊपर की तरफ उठाया तो एक्सटर्नल फोर्स लगा सॉरी, उसके चलते इस पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो उसके चलते इस पर वर्क किया गया। तो इस पर वर्क जब किया गया तो इसका एनर्जी जो टोटल था वो इंक्रीज कर गया। मतलब यहाँ तक तो क्लियर है। अब जब हम क्या होगा कि हम कभी वर्क ही ना करें। अच्छा, हम वर्क क्या, और वर्क जो कर रहे थे किसके अगेंस्ट कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगेंस्ट था तो मतलब उसमें ग्रेविटी के अगेंस्ट कर रहे थे, तब एक्सटर्नल फोर्स लगाया। अगर हम इसको अगर ऐसे यहाँ पर है और हम इसको छोड़ दें तो हमने तो कोई वर्क नहीं किया, ग्रेविटी ने ही अपना काम कर लिया। मतलब वो जो सिस्टम मास था और अर्थ जो सिस्टम था, वो अपने आप अट्रैक्शन उसके चलते हुआ और वहाँ से कुछ वर्क हुआ। तो जब सिस्टम ही इटसेल्फ अपना वर्क कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी उसका लॉस होगा, है ना। और जब हम अगेंस्ट काम करेंगे तब होगा। तो यहाँ पर 2 तरह की बातें होता है बच्चों। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होगा और सिस्टम पर अगर देख दें तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं, सिस्टम खुद से अपना काम करेगा। तो उसका जो वर्क डन होगा वो अपने आप होगा, उसमें पॉजिटिव होगा। तो इसलिए इसका जो पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोसेस है वो कम हो जाएगा और हमेशा निगेटिव होगा। ये बात दिमाग में घुसा? क्या कहा, नहीं आया तो फिर से एक बार समझिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई सिस्टम ओवरऑल है और वो अपने से वर्क करे मतलब, तो उसके पास 10 जूल, या इसी हाइट को समझ लीजिए कि 12 जूल था और इस साइड से आकर यहाँ पर जब आ रहा तो उसके पास 2 जूल घट रहा था। क्योंकि मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट में सिखाया कि अगर 10 जूल पर यहाँ पर था और 2 जूल अगर उसको कुछ वर्क किए तो 2 जूल ऊपर की तरफ भेजें तो उसका हाइट के चलते कुछ गेन किया होगा, तो उसके चलते 12 जूल आ गया होगा। ठीक, तो हमने उसके अगेंस्ट काम किया तो उसके चलते इसमें जो एनर्जी पहले 10 जूल था अब 12 जूल हो गया, जो पोटेंशियल एनर्जी की बात है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसी पॉइंट पे छोड़ दीजिए। अभी इसको मान लीजिए कि यहाँ पर इसके पास 12 जूल है और इसके माथे पर लिखा भी हुआ है कि इट हैविंग द 12 जूल एनर्जी प्रोसेस्ड। तो मैं क्या कर रहा था कि सर्टेन हाइट से अगर आ रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है तो 12 जूल से 10 जूल हुआ, तो इसका एनर्जी कम हुआ ना, पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ ना। क्यों कम हुआ? क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रहा था। तो जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, यहां पर बता देता हूं, फोर्स अट्रैक्टिव अगर हो तो दिस इंप्लाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। लिख भी देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, वो अपने आप काम किया, जीरो हुआ, अपने से किया तो उसका कम हो जाएगा। सेम अगर फोर्स रिपल्सिव हो, तो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो ये मंत्र अपने दिमाग में रखिएगा। तो आगे जो हम डिराइव करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी का, या जो वैल्यूज है,
और यहाँ पर जब यहाँ पर लिख लीजिएगा एफ एक्सटर्नल का वैल्यू नॉन जीरो होगा, तो कुछ काम करेगा तो कुछ जितना भी काम करेगा उसके पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होगा। ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। अब देखिए कि जब मैं यहाँ से अगर बोलूँ कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, मतलब पहले वाले को समझ रहे हैं, इंट्रैक्शन एनर्जी, अगर M1 है और यहाँ पर M2 है, तो ये M2 बहुत दूर कहीं यहाँ पर है बच्चों, इतना दूर कि इनफाइनाइट है डिस्टेंस, मतलब M1 और M2 के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो ओरिजिनली इट विल हैव मीन्स F इज 0 ऐसा। तो करते करते मान लीजिए कहीं x डिस्टेंस पर यहाँ पर आया होगा, x थोड़ा और यहाँ पे लिख दूँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कुछ x डिस्टेंस पर है और M1 स्टिल है और यहाँ पर M2 अगर आया होगा, ठीक है। तो जब x डिस्टेंस पर आया होगा तो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा, यही हो रहा होगा ना, M1 M2 को बुला रहा हो कि आ जाइए आप पास में। तो मान लीजिए कि कुछ dx डिस्टेंस चला ऐसा, तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही लग रहा है, तो जो वर्क डन होगा वहाँ से यहाँ तक आने में पहले ओरिजिनली कितना था, 0। तो आप इस पे जो वर्क के लिए देखेंगे तो 0 माइनस दिस g, या आप ऐसे लिखिए f dx। अगर मान लीजिए कि dx डिस्टेंस अगर चलता है तब क्या होगा, इतना ही होगा उस पे वर्क, तो 0 माइनस f की जगह पे g m1 m2 ओवर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही फोर्स लगेगा और dx डिस्प्लेसमेंट हुआ हुआ तो वो इतना वर्क होगा, ठीक। अब हम इस वर्क को इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ, x कहाँ था पहले, इन्फिनिटी पे। अब आप r लिखना चाहेंगे तो r लिख लीजिए। जब r डिस्टेंस पर आया तो कितना इस पे आएगा, वर्क होगा, तो dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता होगा बच्चों, विथ निगेटिव यहाँ से ऐसे लगा देते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, याद है ना, -1/x, पावर -2 ऊपर की तरफ जाएगा तो उसके -2 में ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, तो x रेज़ टू द पावर -1 और यहाँ पर -1, तो यहाँ से -g m1 m2 ओवर -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इसमें जब आप देखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इन्फिनिटी टू r, तो अपर लिमिट को अगर देखेंगे तो g m1 m2 बाई r, माइनस इन्फिनिटी के लिए करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो g m1 m2 बाई r 0 होगा। तो इसका जो वर्क डन होगा इतना होगा। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको जैसा बोला था कि थ्योरेटिकली आपको समझाया अभी कि जो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा बच्चों कि वो इसका डिक्रीज करेगा अगर वो अट्रैक्टिव नेचर के लिए है तो हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्टिव नेचर का है तो डिक्रीज करेगा, तो -g m1 m2 ओवर r। ये आप अपना फॉर्मूला दो ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर -g m1 m2 बाई r। तो ये देखो बच्चों, ये उसके ये कम से कम 3 क्वेश्चन का ये सेम आंसर होता है। जैसे कि अगर m1 m2 सिंपल ऐसे दे दे कि r डिस्टेंस पर है तो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे होंगे, इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो उसके चलते इसके पास एनर्जी कितना प्रोसेस है, पोटेंशियल एनर्जी, तो -g m1 m2 बाई r। एक क्वेश्चन का आंसर जो कि हमने उसको करके रखा था। बट आई एम सेइंग दैट कि इफ m1 एंड m2 इज हैविंग अ सर्टेन डिस्टेंस r, so how much this system have the potential energy, so your answer will be -g m1 m2 over r is r only, not r square, keep in mind, so -g m1 m2 by r, so that is the one answer for the question of the how much potential energy is the system possess। एक होगा। दूसरा कि अगर हमसे ये बोलता है कि अगर इन्फिनिटी से बहुत दूर से अगर r डिस्टेंस पर लेकर आए तो हमें कितना काम करना पड़ा होगा, तो कितना काम करना पड़ा होगा, तो ये काम वाला g m1 m2 बाई r, बस उसमें आप पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा, ठीक है। एक बात,
तो दूसरे पार्ट का आंसर हुआ हो, ये हुआ। पहला कि M1 M2 पर है तो इंट्रैक्शन कर रहा होगा, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो G M1 M2 बाई R निगेटिव में। अगर वो इन्फिनिटी से इस R डिस्टेंस पर अगर आता है तो कितना वर्क करना पड़ा होगा, तो G M1 M2 बाई R, दो का मिल गया। तीसरा बच्चों इसका रिवर्स अगर पूछता कि M1 M2 अगर इस डिस्टेंस R पर है और इसको इतना कितना काम करे कि इनफाइनाइट पर भेज दें, कि मतलब जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निग्लेक्जिबल हो, तो उस समय कितना काम करना पड़े, तब भी इतना काम करना पड़ेगा, G M1 M2 बाई R। तो ये बात समझ में आया। तो आपको इसमें समझने के लिए काफ़ी कुछ मिला होगा कि अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं तो उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी कैसे इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है, या जब सिस्टम अगर सेल्फ सिस्टम ही कुछ काम करता है तो उसके चलते उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, अट्रैक्टिव नेचर का होता है। अगर रिपल्सिव नेचर का होता तब उसका पोटेंशियल एनर्जी उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस पे काम करते तो एनर्जी इसमें प्रोसेस हो जाता और उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, इसको बार बार इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपके दिमाग में जाकर एकदम अंदर तक बैठ जाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको अगर बोलूं कि बच्चों ये M1 M2 है और इनके बीच का डिस्टेंस से D है, और थोड़ी देर के बाद ऑल्दो मैं इसका एक और दूसरा क्वेश्चन बोलूँगा, M1 M2 अगर ऐसा हुआ तो बताइए कि इस समय आने के बाद कितना इसको काम करना पड़ा होगा। तो इसके लिए सिंपल जो अभी आपने सीखा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितना हो जाएगा, माइनस G M1 M2 ओवर D, इनिशियल तो ये है, और फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस G M1 M2 ओवर D बाई 2। तो कितना आ जाएगा, -2 G M1 M2 ओवर D। तो वर्क क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम से, U फाइनल माइनस U इनिशियल, तो फाइनल कितना है, -2G और माइनस माइनस प्लस। तो मतलब सिंपल सी बात है कि -2, 2 - 1 कहने का मतलब था M1 M2 ओवर D माइनस G माइनस प्लस G M1 M2 ओवर D। तो यहाँ से 1 - 2 करेंगे तो -G, ऐसा D आ जाएगा। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है, मतलब एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसमें 2 पार्टिकल मास M1 M2 आर इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच ग्रेविटेशनल डिस्टेंस D। ठीक है, ये भी कर लेंगे, लेकिन 2 पार्टिकल, ठीक है, तो ये है 2। चलिए मैं क्वेश्चन को फ्रेम कर दे रहा हूँ। क्या है बच्चों कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसा बहुत कॉमन क्वेश्चन आप देखे होंगे अपने जब आप कर भी रहे होंगे, तो M पर है, इसका साइड A है। तो इसमें 2 प्रोसेस किया जा रहा है। ऐसे तो क्वेश्चन एक का था, मैं 2 प्रोसेस पे लेके आ जाता हूँ कि एक का ये परफेक्ट फिट बैठ रहा है। तो अब इसमें क्या कर रहा है कि ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस पे 60 डिग्री है। तो जब A से इसको 2A डिस्टेंस कर दिया होगा चारों तरफ से, ऐसा, तो पूछ रहा है कि कितना काम करना पड़ा होगा। ये वाले जब इधर की तरफ आ रहे होंगे ऐसे और ऐसे, तो पूछ रहा है कि बताइए कि वर्क डन कितना होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें लिख देता हूं कि फाइंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा बच्चों। कह रहा है कि एक चिन्ह ऑब्जेक्ट है जिसका मास M है और इक्विलैटरल ट्रायंगल पे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री पर है, ऐसा, और इक्विलैटरल ट्रायंगल पर है और उसको उठाकर A पर साइड पर है, उसको मास M पर कर दिया। अब उसके बजाय A के बजाय इसको 2A पर इसको खींच के लेके आ रहे हैं, तो कितना काम करना पड़ेगा। एक तो ये है केस 1 कि यहाँ पर ऐसा बोल देता हूँ, केस 1 इस A से
2a खींचा गया है, और केस 2 में जब a से उसको a/2 पर कर दिया गया, मतलब उसके ठीक उसके मिड आधे आधे डिस्टेंस पर लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा ऑलमोस्ट परफेक्ट वो ऐसा ही होगा। मतलब कि अगर a/2 डिस्टेंस पर अगर है, a/2 साइड का अगर बन रहा है तो उसको कितना काम करना पड़ेगा। तो पहले केस 1 देखते हैं। तो केस 1 के लिए इसमें क्या होगा कि पहले इनिशियल तो क्या था, m पर था और a साइड पर उसके थे और 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो उसके चलते इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 3 मास है। सिंगल अगर रहता, जैसे कि इसको अगर 1 वाले से अगर इसको देखते तो इसके साथ अगर इंटरेक्ट करता, ये वाला इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये वाला आप इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो 1 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, और 2 और 3 भी तो आपस में इंटरेक्ट करेंगे ना। तो इसमें ही होता है, एक आप ऐसा समझ लीजिए कि 3c1 या सॉरी 3 ऑब्जेक्ट है, एट ए टाइम आपको 2 लेना है, तो 3c2 कितना हो जाएगा 3, मतलब अगर कॉम्बिनेशन परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी आप समझ सकते हैं। 4 ऑब्जेक्ट होगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 4c2, जिसमें आप देखेंगे 6। अगर 4 ऑब्जेक्ट होगा तो उसके 6 पेयर बनेंगे। 3 ऑब्जेक्ट अगर है तो उसमें उसके 3 पेयर बनेंगे। तो बस ये समझाने के लिए, मान लीजिए किसी दिन 10 20 50 दे दिया तो कितना पेयर बनेगा, तो फटाफट आप वहाँ से निकाल सकते हैं। तो खैर यहाँ पर देखिए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी अगर इनिशियल देखें तो -Gm इंटू एम इंटू ए ऐसा होगा, एक के साथ, दूसरे के साथ भी ऐसा ही होगा। माइनस, मैं चाहता तो ऐसे 3 पेयर बनेगा और जिसका मास दोनों का सेम ही है, m है और m इसका भी है और उसके बीच का डिस्टेंस m है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई विथ 3 कर सकता था, तो वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन m इंटू एम बाई ये -Gm इंटू एम ओवर ए, तो आप यहाँ से देखेंगे कि -Gm² ओवर ए, इसका u इनिशियल ऐसा मिल जाएगा। ठीक, फाइनल में देखिए, तो इसके लिए अब नहीं लिखता हूँ, एक ही लिखूंगा, बार 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, -Gm इंटू एम। अब एक का डिस्टेंस उसमें से कितना हो गया, कुछ 2a, तो यहाँ से 2a हो जाएगा और मल्टीप्लाई विथ 3। तो इस सिस्टम में जैसे a से था और a से 2a पर गया, तो कितना वर्क डन करना पड़ा होगा। तो u फाइनल, डेल्टा u का वैल्यू आप देख सकते हैं, u फाइनल माइनस u इनिशियल, तो कितना है हुआ ये। अच्छा, u इनिशियल में बस एक ही लिखा, इन तीनों को करेंगे, यही तो 3 दिखाया था, -3Gm², u फाइनल के लिए -3Gm² ओवर a, और माइनस प्लस वहाँ से कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर 3/2 और 3Gm² ओवर a, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस इनिशियल इज द माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए तो 3 - 3/2 कितना हो जाएगा इस 3/2। सो योर आंसर विल बी कम आउट 3Gm² ओवर a। तो इस पहले वाले सिस्टम में केस में इतना आपको काम करना पड़ा होगा और 2 भी होगा। तो ये बात आपको समझ में आया बच्चों कि हाउ विल यू इसको आप रिजॉल्व करेंगे। तो केस 1 वाला आप लिख लीजिए, और ना ही केवल केस 1 लिखिए, आपको एनफ समय भी देता हूँ, या आप ट्राई करिए, पॉज कर लीजिए, बाकी यहाँ पर है ही, तो आप उसको a से a/2 वाले में करिए, तो आपको कॉन्फिडेंस को एक और बूस्ट मिलेगा और आप देखेंगे कि आपसे ये बहुत आसानी से बन भी जाएगा, आपको परेशान भी नहीं करेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए, पॉज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लिए होंगे। अब आप चेक करिए दूसरे वाले को कि इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ था, कुछ ऐसा है, a से a/2
a/2 ऐसा होगा। तो अगर u इनिशियल अगर इसका देखेंगे तो वो पहले जैसा ही रहेगा, -3g(m²/a। u फाइनल अगर होगा तो -3g(m²/a/2, तो -6g(m²/a इसका u फाइनल होगा, और ये इसका u इनिशियल ऐसा होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसका आप देखेंगे तो u फाइनल माइनस u इनिशियल ऐसा, तो -6g(m²/a माइनस प्लस 3g(m²/a, तो यहाँ से कितना जाएगा -3g(m²/a। तो इसमें चेंज इन पोटेंशियल या वर्क आप देखिए, आपको नेगेटिव मतलब इसका करना पड़ेगा, ठीक है। तो -3g(m²/a, तो निगेटिव में वर्क करना मतलब बिल्कुल नहीं करना। तो हुआ क्या होगा, आप ऐसे भी समझ रहे होंगे कि एक दूसरे आपस में म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ होगा और वो अपने आप इस पोजीशन पर आए होंगे, तो उस समय का वर्क क्या हुआ। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हैं चेंज इन डिक्रीज ही कर रहा है, नहीं वर्क डन इसका निगेटिव हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर इसका इंक्रीज कर रहा होगा पहले से, ठीक है। तो ये तो इस पार्ट का आपका आंसर है, तो उसको ऐसा लिख लीजिए। अब आइए बच्चों, इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था ये वाला एक कमाल का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है कि दो ऑब्जेक्ट है, इसमें पहले पढ़ लेता हूँ। 2 पार्टिकल मास m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन व्हेन देयर सेपरेशन इज d। अगर d उसका सेपरेशन है तो उस समय का अप्रोच वेलोसिटी क्या होगा। तो अब देखिए इतना ये दूर है m1 और एक छोर पे मान लीजिए m2, तो बहुत ही फार अपार्ट है। तो इस समय इसके पास कितना एनर्जी होगा, मतलब इस डिस्टेंस को अगर लिखना चाहें, फ़ायदा ही है ना कि लिखने का या कॉपी पेन का, कि आप किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस को वहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। कि इन्फिनिटी बोल दिया तो मतलब है, या पूरे मैप का आप एक पेज पर या एक अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो उसी तरह का है। तो अभी क्या कर रहा है कि जब यहाँ से कुछ आया होगा पास में m1 और m2, ये डिस्टेंस d है, तो जब आ रहा है तो म्यूचुअल अट्रैक्शन से आ रहा है, तो इसका कह रहा है वेलोसिटी v1 होगा और इसका वेलोसिटी v2 होगा। तो पूछा जा रहा है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, या रिलेटिव वेलोसिटी मान लेते हैं, तो v1 प्लस v2। ऐसे तो v1 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 अगर करेंगे तो माइनस v2, अगर इसको पॉजिटिव है तो यही आएगा v1 प्लस v2। हमें इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो एनर्जी वाइज जितना होगा ही, क्योंकि इतना दूर है तो उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है उस समय पे। जब इन्फिनिटी पर होगा तो 0 प्लस 0 प्लस 0, पहला 0 कि बहुत फार अपार्ट है, तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं, -g(m1 m2 ओवर इन्फिनिटी, सो इट विल बी 0। वेलोसिटी पहले का इस 0, दूसरे का वेलोसिटी 0। फाइनली पहले का 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस दूसरे का m2 v2 स्क्वायर, और इन दोनों के इंट्रैक्शन के चलते m1 m2 ओवर d। तो थर्ड वाले का ऐसा मिलेगा क्या ये बात आपको समझ में आया कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस जी m1 m2 बाई डी। तो इसका हमारा पोटेंशियल एनर्जी का थर्ड वाले का उसमें मिलेगा। तो अगर इनको हम सॉल्व करें तो अभी भी हमारे पास अननोन कितने हैं, v1 और v2 दो हैं, इक्वेशन तो एक ही है, तो गड़बड़ी है, एक इक्वेशन और लाना पड़ेगा। जब ये आ रहे होंगे v वेलोसिटी से, तो इसमें कैसा लग रहा होगा, सिस्टम का इंटरनल फोर्स लग रहा होगा, कोई फोर्स नहीं दिया कि जाओ, अब ऐसा धक्का मारा कि एक्सटर्नल फोर्स लगा और उसके चलते वो मूव कर रहा है, जिसके चलते इम्पल्स क्रिएट हुआ होगा। तो हमें अलग से जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसको लिए लिखना पड़ेगा। मतलब धीरे 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 करके आप लोग को कन्विंस किया जाता है कि ठीक है कि अभी नहीं था, मतलब फोर्स नहीं लगा, इंटरनल सिस्टम है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो मोमेंटम इसका कंजर्व होगा। तो कहने का मतलब ये था कि मोमेंटम विल कंजर्व बिकॉज नो एनी फोर्स एक्टिंग ऑन इट बाय एक्सटर्नली। सो यू कैन से दैट
कि m1 v1 मतलब जो इसका इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इनिशियल तो जीरो ही है, तो फाइनल मोमेंटम अगर देखेंगे, अच्छा कॉपी बुक स्टाइल में लिख लेते हैं पूरा, m1 v1 माइनस m2 v2, और इनिशियली तो जीरो था, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा। तो वन सेट ऑफ इक्वेशन एंड first set means another set of equation. Thus, if we have a two set of equation, we can easily found that the velocity v1 v2 in the term of m1 m2 and d. So let us start with the solving. So we can say that from here is our v2 is equal to m1 upon m2 into v1, that thing we can say that this part. And second thing, first equation was 1 by 2 m1 v1 square plus m2 v2 square is equal to g m1 m2 over d, that thing. So यहाँ पर अगर इसको अगर बोला जाए v1 का वैल्यू 1 by 2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1 by 2 m2 v2 के जगह पर m1 by m2 इंटू v1 स्क्वायर इज g m1 m2 ओवर d, ऐसा। तो उसमें आप देखेंगे कि m2 स्क्वायर है तो m2 वाला तो निकल जाएगा, और 1 by 2 m1 अगर कॉमन ले और v1 स्क्वायर आ ही गया है, तो 1 by 2 m1 v1 स्क्वायर कॉमन ले तो 1 प्लस यहाँ से m1 by m2, और यहाँ से g m1 by m2 d, तो m1 v1 स्क्वायर, तो ये वाले उधर चले जाएंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस m2 होगा, तो g m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, और साथ ही साथ d का भी ऐसा होगा। तो हम यहाँ से v1 इक्वल टू बोल सकते हैं क्या, अंडर रूट g अपॉन d m1 प्लस m2, इस g को बीच में लिख लेते हैं, और m1 m2 स्क्वायर तो m2 हो जाएगा। ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास वाला ही चल रहा है बच्चों, v1 है तो m2, बाकी ये कांस्टेंट जितना आना है आते रहेगा। v2 अब दूसरे वाले में अगर, अब उसके लिए पुट नहीं कर रहा हूँ कि ये आप वहाँ पर ही पुट कर दो ना, v2 इक्वल टू कहाँ दूर जाएं, तो v1 के जगह पर ऐसा मान लीजिए इंटू m2, m2 कैंसिल हुआ तो m1 बच जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा g अपॉन d m1 प्लस m2 इंटू m1। तो ये देखिए बच्चों, v1 और v2 का दो वैल्यू आ गया क्या, तो हमें जो चाहिए था, क्या चाहिए था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दैम। सो v1 प्लस v2 का वैल्यू तो ये पास में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 तो उधर होगा, तो रूट बस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो g m1 प्लस m2 इंटू d इंटू यहाँ पर आप m2 लिख लीजिए, g m1 प्लस m2 इंटू d इंटू m1 लिख लीजिए। तो इसको अगर एलसीएम लेंगे, g m1 प्लस m2 इंटू d इज m1 प्लस m2, g m1 प्लस m2 over d. So relative velocity is that much. ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आया होगा, समझ में आया तो इसको फटाफट लिख लीजिए। तो इसका की पॉइंट क्या था, एनर्जी तो कंजर्वेशन करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें मोमेंटम के बारे में सोचना था कि मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो यस मोमेंटम भी कंजर्व होगा, तो उसको हमने वहाँ से इसको लिख ले गए। तो आप भी इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ऐसा था एनर्जी का इक्वेशन, फर्स्ट पॉज करके लिखना है तो लिख सकते हैं, m1 v1 माइनस m2 v2। दूसरा इन दोनों का सॉल्विंग, मतलब मोमेंटम को से जो इक्वेशन आया
क्योंकि दो इक्वेशन दो अननोन, तो एक में पुट किया, वहाँ से v1 का वैल्यू आया और दूसरा हमारा v2 का वैल्यू यहाँ से आया, और दोनों जो उसका रिलेटिव वेलोसिटी मांगा था उसका वैल्यू पुट करके थोड़ा बहुत यहाँ से लिख दिया। ठीक है, चलिए तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अरे यहाँ पर है, कह रहा कि टू पार्टिकल्स A and B of the mass 1 kg and 2 kg respectively are the kept 1 meter apart and are released to move under the mutual attraction. Find the speed of A when that of B is the 3.6 centimeter per hour. What is the separation between the particles at that instant? जब उसका हो जा रहा है कुछ 3.6 सेंटीमीटर है और आर रिलीज, तो रिलीज मतलब रेस्ट पर होंगे, वहाँ से रिलीज कर रहा है। तो बेसिकली बच्चों क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है ए और एक ऑब्जेक्ट है बी, इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ 1 मीटर ऐसा। सो व्हाट इज़ द सेपरेशन, तो अब उसके पास कुछ वेलोसिटी ए का और इसका बी का कुछ डिस्टेंस है, तो उसमें बी वाले के लिए बता रखा है कि 3.6 सेंटीमीटर पर आवर, उसको याद रखिएगा, सेंटीमीटर आवर ऐसा बी के लिए। तो इनको यहीं पर ब्रेक कर लिया जाए कि फर्दर वो मिस्टेक करें। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻² और आवर को सेकंड में करें तो 3600, तो मीटर पर सेकंड। तो जब इसको आप रिजॉल्व करेंगे तो 3.6 वहाँ से जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻3, तो यहाँ से 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हमें अगर इसका मोमेंटम कंजर्वेशन कराएं कि भाई कुछ भी रहा हो और उसका मास 1 kg है, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो कहेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन लग रहा है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा ही नहीं है। तो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो हमारा काम आसान हो जाता है और मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए ये सुटेबल केस रहता है। नो एक्सटर्नल फोर्स, मोमेंटम विल कंजर्व। सो वी कैन से दैट फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, MOC ही लिख दिया ना चाहिए था, SCOM, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पर बच्चों इसका मास कितना है 1 kg, इनका वेलोसिटी जानना है, उनका मास है 2 kg और वहाँ से कितना है 10⁻⁻5। तो जो V1 कह लेते हैं इसको, तो 2 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड ऐसा मिल जाएगा। तो अब हमें इन दैट इंस्टेंट, तो आपके मन में आ रहा है कि सर एनर्जी कंजर्वेशन करा रहा हूँ बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन ही कराऊंगा। तो अभी जब इस डिस्टेंस पर है तो स्पीड तो नहीं है लेकिन इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो इस पर क्या लिखा जा सकता है, यहीं लिख लें कि नेक्स्ट स्लाइड में चलें? आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में चल देते हैं। तो जब 1 मीटर के डिस्टेंस पर है, अब फिगर भी बना लेते हैं कि आपको दिमाग में बना रहे, और इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर था, अब उसका A और B ऐसा हो रहा है, तो इनके बीच का डिस्टेंस D है और ये 1 kg के हैं, और ये आपके 1 kg वाला नाराज हो जाएगा कि सही से लिखिए मुझे, 2 kg वाला ऐसे है। तो जब एनर्जी कंजर्वेशन अगर करेंगे तो -G 1 × 2 m1 × m2 डिस्टेंस 1 इक्वल टू, जब इस डिस्टेंस पर आ रहा है तो -G 1 × 2 ओवर D, एक तो ये होगा, प्लस 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो इसमें देखेंगे तो -2G है और यहाँ से -2G/T है, तो इसको ऐसा लिख लिया जाए क्या, ये 2G इधर आ जाएगा, तो 1/D -1 ऐसा होगा क्या? तो ठीक, तो इसका वैल्यू जब इसमें लिखेंगे मास 1/2 m1 1 हो जाएगा, v1 का वैल्यू कितना हो जाएगा इज v1 का वैल्यू हमारा इसमें कितना था 2 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर प्लस 1/2 × 2 × 10⁻⁻5 कि v2 का कम था, इसका ज़्यादा था, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं
ये V1 V2 था ना, ये वाला V2 निकाले थे, ठीक है। अब आ जाइए, इसका जब वैल्यू इसको लिखेंगे 2g 1/d-1, तो इसको 10⁻⁴, ये 2 से 2 गया, ठीक, और 2 2 4, तो 4/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻10 एंड 1 × 10⁻�10, तो 3 × 10⁻⁻10 ऐसा आ जाएगा। सॉल्व करके देखिएगा। अब उसके बाद बच्चों हमें 1/d चाहिए, तो g का एक रेडीमेड वैल्यू मतलब ऐसा 1/d-1, तो 3 × 10⁻⁻10 तो है ही है, g को 2 से इधर रख देते हैं, और g का वैल्यू आप ले सकते हैं कि 6.67 × 10⁻11 होता है, तो हमको 6.67 से थोड़ा एलर्जी है, तो 20/3 ले सकते हैं आसान भाषा में समझने के लिए, और इंटू 10⁻11, तो है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 3 9 ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वहाँ से आप देखेंगे तो ये -10 को तो खा ही जाएगा, एक -1 बचेगा, इस 0 को भी खा जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/9, बोलिए हाँ, है ना। तो यहाँ से d-1 = 4/9 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसा कि d-1/d -1/d -1 = 4/9 आ जाएगा। तो यहाँ से 1/d = कितना हो जाएगा, 4/9 + 1, तो 1/d = 13/9 ऐसा। तो d = कितना हो जाएगा, 9/13, तो 9/13 में जितना भी उसको आना होगा, 13 7 ऑलमोस्ट 91, तो d का वैल्यू 0.7 मीटर यहाँ से हो रहा है। अगर कैलकुलेशन वगैरह सब सही है तो यही फिर आना चाहिए 9/4, ठीक है। तो 9/4 यहाँ से इसका करेंगे तो रेसिप्रोकल लेकर उसको कर देंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आया तो इसको फटाफट लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन का आपको मिला और साथ ही साथ मोमेंटम कंजर्वेशन की, ऑल्दो पिछले वाला भी वही था, बस यहाँ पर वेलोसिटी दे रखा था और उसका मतलब कुछ सही है 3.6 सेंटीमीटर/आवर, तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होगा। अब यहाँ पर सोचिए कि रख लिया जाए और 1 घंटे के बाद आपका कोई ऑब्जेक्ट आपके पास आने लगे, तो सबसे पहले तो ख्याल आएगा कि भाई कोई और लोग तो नहीं है इधर, मतलब और लोग का मतलब जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पर आ गए हैं, मतलब भूत की बात, घोस्ट की बात किया जा रहा है। तो खैर लाइटर नोट पर है, कोई ऐसा प्लेनेट होगा वहाँ पर ऐसा काम हुआ है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो कहानी हुआ आपका। इसके बाद इसको लिखना है तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, अभी इसमें आपको जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए बताया गया, तो अब उसी पॉइंट पे आपको बताया जाएगा, या मतलब आपको समझना होगा कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी एक और एग्जिस्ट करता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या है बच्चों कि अगर आपको एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिस पॉइंट पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालते थे, उसी पॉइंट पर, अब ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसी पॉइंट पर एक आपको ग्रेविटेशनल फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब उसके पास डायरेक्शन होता है। ठीक उसी पॉइंट पर एक स्केलर क्वांटिटी होगा, इट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे मतलब आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं कि m1 है और इसके चलते अगर इस पॉइंट P है, तो जैसे इसके चलते ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता था, G = आप फटाक से बोलेंगे ना, Gm1/r²। ठीक, तो इसमें एक यहाँ पर इसका डायरेक्शन है, तो इसमें बताएगा कि टुवर्ड इट्स ऐसा लग रहा होगा,
लेकिन वहाँ पर एक ऐसा एक स्केलर क्वांटिटी होगा जो आपको एक आइडिया देगा कि ठीक है वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है, आगे आप बढ़ोगे या वहाँ से आप दूर जाओगे, देन इट विल बी व्हाट विल बी देयर द पोटेंशियल ग्रेविटेशनल फील्ड. सो दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. तो एक तो ये हुआ. दूसरा क्या उसका डेफिनेशन होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, कि अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कहीं आप मूव कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्यू पॉइंट है और इसके चलते कुछ यहाँ पर होगा, फील्ड तो है ना, आप इस ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर क्यू से पी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ा होगा, या उसका जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल है, और कोई m2 अगर मास ले लेते हैं और यहाँ से हम मूव कर रहा है, तो हमसे पूछा जाएगा कि इसका पोटेंशियल उस पॉइंट का कितना होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, या सिंपल कि पोटेंशियल कितना होगा. पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इज द वेरी क्वाइट सिमिलर. तो यहाँ पर कह देते हैं कि क्यू पॉइंट है और यहाँ पर ये है, तो पोटेंशियल विल डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. इनफैक्ट इसको V से आप कह सकते हैं. तो बताता है कि आपका वर्क डन कितना हुआ होगा, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है आपका वहां से अपॉन उसका जो मास मूव कर रहा है m2, ऐसा, या सिंपल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन m2. तो जो आपको याद होगा वहाँ पर मतलब कहाँ पर, जैसे कि आप 10th क्लास में पहली बार पोटेंशियल का नाम जहाँ पर सुनते हैं कि दो ऐसा है और उसमें कुछ करंट वगैरह लगाया जा रहा है, या मतलब जो सर्किट लगाया जाता है उसके लिए कोई चार्ज पार्टिकल है, तो उसको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो सेम लाइन पर यहाँ पर ग्रेविटेशन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन m2 इस तरह का. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा. ठीक, तो ये तो इसका मतलब ऐसा विचारधारा वाला, जैसे इसका कॉन्सेप्ट वाइज ये आप ऐसा बोलता है कि डेल्टा U बाई m2 उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अपॉन उसके मास से डिवाइड करेंगे तो होगा. और पोटेंशियल ये वैसा ही है जैसा कि अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल. तो वहाँ पर आप देखते थे ना कि अगर अट्रैक्टिव नेचर का है या अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसके चलते पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या देखा था, माइनस GM1m2 बाई आर स्क्वायर. ऑन द सेम लाइन when the system or the masses are interactive in nature, so your potential will be negative, क्योंकि अट्रैक्शन करने के लिए कुछ लगेगा ही नहीं, सिस्टम ही काम करेगा. तो पोटेंशियल उसका आगे बता रहा है कि आप आगे बढ़ते जाइए और आपको अट्रैक्शन मिलेगा. और एक्सटर्नल एजेंसी में रिपल्सिव अगर है तो एक्सटर्नल फोर्स आपको काम कराएगा, तो वहाँ पर आपका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा कि आगे आप बढ़ोगे तो आपको मेहनत करना पड़ेगा और फोर्स लगाना पड़ेगा. एक तो मतलब ये आइडिया देता है. दूसरा कि जो यहाँ से उसका जो डेफिनेशन होता है बेसिकली पोटेंशियल, एक तो आपने वहाँ से देखिए कि कुछ आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास. दूसरा इसका डेफिनेशन है कि V इक्वल टू, ये बेसिकली कहलाता है G टाइम्स ऑफ dx. इस तरह का मान लीजिए कोई मास m है, m था और उसके चलते x डिस्टेंस पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बेसिकली ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास ऐसा होगा. तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जी एम ओवर एक्स स्क्वायर वहाँ पर होगा और यहाँ से dx, तो जी एम ओवर 1/x का उसका देखेंगे तो -x आ जाएगा. तो पोटेंशियल का ऐसा वैल्यू आएगा. ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और बता दूं, आप देख रहे होंगे कि जो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं. ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू V ओवर D विथ नेगेटिव. तो इसको अगर छोटा अगर कर दें या R से डिनोट कर दें, क्योंकि डी तो लिख नहीं सकते ना, वो एक जैसा लगेगा, तो माइनस डेल V ओवर डेल R. ये बातें आपको यहाँ से मिलेगा. ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में आपको बस एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है. इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको और बहुत सारे डिटेल में
हर ऑब्जेक्ट मतलब अगर रिंग है तो उसके लिए क्या होगा, उसके एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल का उसमें देखेंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर आराम कराते हैं, मतलब रेस्ट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे और उसमें कुछ टिपिकल क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे या और भी जो कॉन्सेप्ट होगा उसके बारे में चलेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।